अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू उमेर भाई और मुस्ता भाई जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे अपना हम्बल सा नॉलेज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का उसको शेयर करूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ये साइकोलॉजी पे जो लेक्चर है ना, मैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ। तब मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और जिसको भी साइकोलॉजी का कोई इशू है ना, इंशाल्लाह उसका जवाब इस लेक्चर में ज़रूर मिल जाएगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कोई चीज़ रह गई है जो इसमें नहीं है, तो आप मुझे बाद में भिजवा दीजिएगा, तो हम एक और सेशन साइकोलॉजी पे करके उसे कंक्लूड कर देंगे। तो कोशिश मैंने की है कि आज का साइकोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट हो और इसके बाद आपको किसी और साइकोलॉजी के लेक्चर की ज़रूरत ना हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे आप लोग जानती हैं, मैं कुछ अरसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और साइकोलॉजी बेसिकली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं इसे कई सालों से पढ़ा हूँ, इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में था। इससे मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी की हुई हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी में कोई भी सवाल पूछेंगे ना, तो मैं फॉरेक्स या ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हट के भी आपको साइकोलॉजी का कुछ बता सकता हूँ। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। बेसिकली आपके पास स्लाइड चेंज हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं नहीं नैयर भाई नहीं हुई। ये लगता है डिले आ रहा है। अब मेरे पास भी जाके मैं 3-4 दफा बटन दबाया तो अब चेंज हुई है। अब हो गई है। ठीक है। कंटेंट्स। कॉन्टेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, ये हाँ जी। बेसिकली हमारे कॉन्टेंट्स हैं। पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हम वो सारे पॉइंट देखेंगे कि जो जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, मतलब वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, किसी और पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, प्रॉपर लर्निंग नहीं करते, स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, फियर के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली हम ये सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग गुड बिजनेस क्यों है। ठीक है। और आखिर में इन सारे प्रॉब्लम्स का हल मैं उसी स्लाइड में बताता जाऊंगा। लेकिन आखिर में मैं एक समरी भी बताऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ओवरऑल कि आपको क्या करना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? अ, जी जी। जी नैयर भाई जी। ठीक है, ओके, इसका मतलब है स्लाइड ठीक चल रही है। इस स्लाइड में मैंने लिखा है साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली हम में से ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो स्ट्रेटेजी को सीखते रहते हैं और स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद हम लाइव अकाउंट लेते हैं और उस पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। रिसर्च ये कहती है, डेटा ये कहता है कि जो स्ट्रेटेजी है ना, जब आपने उसको 100% सीख ली है, तो आपने ट्रेडिंग अभी 100% नहीं सीखी। आपने स्ट्रेटेजी तो 100% सीख ली है, लेकिन ट्रेडिंग आपको 100% नहीं आती। उसके बाद आपने सीखना है रिस्क मैनेजमेंट। कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कि अपनी ट्रेड्स को आपने मैनेज किस तरह से करना है। कुछ लोग इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड ये बता रही है कि स्ट्रेटेजी का रोल सिर्फ 10%, वो भी पूरा सीखने के बाद। 30% आपकी जो सक्सेस है, आपका जो प्रॉफिट है, उसमें रोल है रिस्क मैनेजमेंट का या मनी मैनेजमेंट का। अब आपको स्ट्रेटेजी भी आ गई, अब आपने रिस्क मैनेजमेंट भी सीख ली। दोनों चीजें सीखी हैं, लेकिन अभी भी आपने 100% ट्रेडिंग नहीं सीखी। डेटा ये कहता है कि 60% जो रोल है वो साइकोलॉजी का रोल है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चाहे स्ट्रेटेजी के आप एक्सपर्ट हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में आप नहीं जानते, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और हम बेसिकली साइकोलॉजी को ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। बेसिकली ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। बेसिकली मैं एक मार्क डगलस का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि आपने ट्रेडिंग अगर करनी है ना, तो आपने प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। फिर उसने लोगों से सवाल पूछा कि प्रोफेशनल ट्रेडर कौन सा होता है। तो फिर वो वन बाय वन हर बंदे ने जवाब दिया। तो बेसिकली मैं जवाब आपको बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए दो चार्ट नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे चार्ट है, इसके ऊपर मैंने लिखा है कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। यहाँ देखें आपको ग्रीन बार्स नजर आ रही हैं, सारी की सारी ग्रीन बार्स हैं। ठीक है। और इसका जो टोटल रिटर्न ऊपर लिखा है वो है 291.43%। अगर आप हर ग्रीन बार को देखें ना, तो कहीं भी प्रॉफिट 30% से ज्यादा नहीं है। वो 0 से 30 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कहीं भी 30% से ज्यादा नहीं है। फिर जब सबको जमा किया तो रिजल्ट आया 291.4%। अगर आप राइट वाले चार्ट को देखें, जिसके ऊपर मैंने लिखे हैं बूम एंड बस्ट, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इसमें देखें कि प्रॉफिट 200% भी अचीव किया है बंदे ने। ठीक है।
लेकिन कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ये सिचुएशन चल रही है। तो उसका रिटर्न कितना आ रहा है? -93%। तो बेसिकली अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमने प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हमें हमारा चार्ट ऐसा होना चाहिए जैसे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, कि थोड़ा थोड़ा भी आप प्रॉफिट करेंगे, लेकिन जब उसको जमा करेंगे तो एक ज्यादा प्लस में चला जाएगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनना ही है। आपने बनना है कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यानी आपका जो मंथ है वो प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। आपका जो जैसे जिससे इस चार्ट में शो हो रहा है हर मंथ प्रॉफिट में क्लोज है। हाँ, हो सकता है कोई डे आपका नेगेटिव चला जाए, लेकिन मंथ आपका प्लस में क्लोज होना चाहिए। और अच्छा होगा कि आपका वीक भी प्लस में क्लोज हो जाए, कि वीक को भी आप प्लस में क्लोज करें। मेरे एक ट्रेनर थे इधर यूरोप साइड से ना, वो कहते थे कि कई दफा ऐसा होता है कि एक मंथ भी नेगेटिव चला जाता है, लेकिन साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 में से आपके 8 से 9 महीने अगर प्लस में क्लोज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही था कि हमारा जो टारगेट है वो है, हमने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें सारे पॉइंट आपको बताएंगे कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट है जिसको नॉर्मली ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिस्कस नहीं किया जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट ही है बहुत मशहूर, आई थिंक डेविड पॉल उनका नाम है। उन्होंने एक लेक्चर में बताया था कि 90% ट्रेडर ना मनी को लूज करते हैं। ये हम सबको पता है। तो उन्होंने इससे अगली बात जो बताई, उन्होंने कहा कि वो लूज करते रहेंगे, हमेशा पहले भी लूज करते थे, आइंदा भी लूज करते रहेंगे। तो उससे किसी ने पूछा कि वो क्यों लूज करते हैं ना, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा क्योंकि वो लूज करना ही आते हैं। वो 90% लोग प्रॉफिट करने आते ही नहीं है, वो आते ही लॉस करने के लिए, उनका माइंड सेट ही लॉस का होता है। उसने कहा कि वो जो 90% लोग हैं वो सीखने पे तवज्जो नहीं देते, वो रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो नहीं देते, साइकोलॉजी तो वो सीखते ही नहीं है। तो 90% लोग कहते हैं कभी प्रॉफिटेबल होंगे ही नहीं। आप उनको सिखाने की कोशिश भी करेंगे ना, वो कहेंगे नहीं हमने स्ट्रेटजी नहीं सीखनी। आप उनको बताएंगे ऐसे रिस्क मैनेज करो, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने रिस्क मैनेज करना ही नहीं, हम तो ऐसे ट्रेड करेंगे। आप जब उनको साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, अच्छा चलो इसको सीख लो, वो कहेंगे हमें इसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जो वो ट्रेनर था वो बता रहा था कि बेसिकली 90% लोग मनी लूज करने के माइंडसेट से ही इधर आते हैं। उनको पता होता है कि मतलब वो लूज करेंगे ही करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। ठीक है। आप ये कर सकते हैं, जो नहीं लूज करना चाहता, जो प्रॉफिटेबल बनना चाहता है, उसको आप सिखा सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि हम सब लोग तकरीबन 100 से ज्यादा मेरा ख्याल है लोग ज्वाइन है, कि हम सब उन 90% में से नहीं है। तो अगर हम उन 90% में से नहीं है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी? कि जैसे मैंने लिखा है, आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? मतलब एक होता है ना कि हम ऐसे ही को काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप मेरे से क्या, आप जिससे मर्जी लिखवा दें, आप ऐसे ट्रेडिंग या आप ऐसे ही कोई भी काम शुरू कर देंगे ना, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, कि आई शैल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मतलब मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी जान मारूंगा, इतनी एफर्ट करूंगा, कि मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। आज मेरे एक भाई से बात हो रही थी फोन के ऊपर, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर आप मुझे बताएं करना क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप जब कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तारिक बिन ज़ियाद वाली मिसाल थोड़ी सी इररेलेवेंट है ट्रेडिंग से, लेकिन उन्होंने कश्तियां क्यों जला दी थी? क्योंकि उन्हें वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, मकसद था कि जीतना है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा था कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है, क्या आप वहां जाएंगे? तो वो सामने से ऑडियंस कहती है नहीं जाएंगे। तो वो पूछता है कि अगर उस आग में आपका बच्चा फंस गया तो क्या आप फिर जाएंगे? तो फिर सब लोग कहते हैं क्यों नहीं जाएंगे, फिर तो भागे भागे जाएंगे। वो जाएंगे भी, अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वाला एटीट्यूड चाहिए कि हमने ट्रेडिंग करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि हमने प्रॉफिटेबल होना है। अगर ये एटीट्यूड हमारे पास नहीं है ना, हम ऐसे ट्रेडिंग करने आ गए हैं, तो फिर ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। करना आसान है, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग ज्यादातर जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको ट्रेडिंग आती नहीं होती, पहले तो पता नहीं होता ट्रेडिंग क्या है।
वो अनकॉन्शियस अनकॉन्फिडेंस वाली स्टेज पे होते हैं। फिर हमें पता लगता है ट्रेडिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, फिर हम कहते हैं चले हम भी ट्रेडिंग स्टार्ट शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो हम ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखते नहीं हैं। उन्हें पता लगता है कि एक चीज़ होती है अकाउंट मैनेजमेंट, कि अपना अकाउंट किसी को दे दें और वो बंदा बहुत अच्छा ट्रेडर है और वो हमारा अकाउंट मैनेज करता रहेगा और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और मैंने जिस किसी का भी एक्सपीरियंस सुना है, मतलब अभी तक मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे कहे कि मैंने अकाउंट मैनेज करवाया था और मुझे प्रॉफिट हुआ। क्योंकि भाई जो बंदा आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है, अगर उसको इतनी ट्रेडिंग आती होती तो वो आपका अकाउंट क्यों मैनेज करेगा? वो तो खुद ही अपनी कहीं ना कहीं से अपने फंड जनरेट कर लेगा। तो इसलिए आपने इन चीजों पर डिपेंड नहीं करना अकाउंट मैनेजमेंट पे। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि कॉपी ट्रेडिंग में फायदा भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन ज्यादातर चले हम 90% कह सकते हैं कि 90% कॉपी ट्रेडर्स अल्टीमेटली अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। पाकिस्तान के भी एक तो बड़े मशहूर यूट्यूबर्स हैं या उनके बड़े बड़े चैनल हैं, तो मुझे यकीन नहीं था कि इनका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर का भी अकाउंट ब्लो हो जाता है, मतलब अकाउंट ही ब्लो हो जाता है। तो कॉपी ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। तीसरा, सिग्नल्स। अच्छा, सिग्नल्स क्या है? सिग्नल्स भी ये है कि एक बंदा आपको सिग्नल दे रहा है कितने रुपए का, $50 पर मंथ का। आप $50 पर मंथ का सिग्नल ले रहे हैं, उस पे अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि आप खुद ही ट्रेडिंग सीखने बजाय $50 का सिग्नल लेने के, और कुछ सिग्नल अच्छे भी होंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सिग्नल के साथ अच्छा नहीं रहा। नंबर एक। और नंबर दो, आप सिग्नल्स पे डिपेंड करेंगे तो फिर भी आप किसी पर डिपेंडेंट ही हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आप जब तक लाइफ में किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, एक पाकिस्तान की एक बाहर की। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रोकर है ना जो ट्रेड करवाता है, उधर मैंने अकाउंट खोला और मैं वहाँ विजिट करने गया। उनका जो फ्लोर मैनेजर था, वो कोट पैंट शर्ट पहन के टाई शाई लगा के आ गया। अच्छा, मुझे लगा ये बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसने चार बातें की, मुझे तो पता नहीं था। तो मैं राजी हो गया, अच्छा जी ये बंदा मुझे सिग्नल देगा और मैं ट्रेड करूंगा। तो भाई साहब उन्होंने फिर क्या किया, वही जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ हुआ। शुरू शुरू में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो पता ही है। अच्छा, एक तो ये पाकिस्तानी मिसाल होगी, अब मैं आपको एक इंग्लिश कंट्री की एग्जांपल देता हूँ। ये क्या कहते हैं, इनका ही लेक्चर सुन रहा था मैं, जो बड़े मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मार्क डगलस का। वो कहते हैं जी मैं अपना सिटी चेंज करके दूसरे सिटी में गया कि मैं यहाँ ट्रेडिंग सीखूंगा, शिकागो फॉर एग्जांपल। आप कहते हैं वहां जिस कंपनी में मैंने जाके जॉब की, उसमें से मोस्टली लोग ट्रेडर थे ही नहीं। वो ट्रेडर दूसरों को बताते थे वो ट्रेडर हैं, लेकिन वो सिर्फ सेल्समैन थे। और वो बताता है कि उन उस कंपनी का डेटा ये कहता है कि जो भी नया ये ट्रेडर मार्केट में आता है, हम जैसा या वहां पे जो आता है, 6 मंथ्स में अपना अकाउंट लूज कर देता है। क्योंकि जो करवाने वाले होते हैं वो सिर्फ अपनी कमीशन के लिए ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड का खुलासा ये है कि जब तक आप किसी और पर डिपेंड करेंगे ना, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, कॉपी ट्रेडिंग के लिए, सिग्नल के लिए। अच्छा, आज के लोग सिग्नल ही कहते हैं कि बस सेटअप शेयर कर दें, सेटअप शेयर कर दें। जब सेटअप शेयर कर रहे हैं ठीक है, लर्निंग के लिए तो है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस नीयत से सेटअप मांग रहे हैं कि आप उसको एज ए सिग्नल लेके और वहां पे ट्रेड लगा देंगे, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड का खुलासा ये कि आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, अब हमने बात कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरी हमने बात कर ली कि हमने किसी पर डिपेंड नहीं करना। तो करना क्या है? आपने करना यह है कि एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। ऐसी स्ट्रेटेजी जो लोगों ने पहले टेस्ट कर ली है, उससे लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। आपने उस स्ट्रेटेजी को सीखना है और उस पर ट्रेड करनी है। अब मैंने लिखा है ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग एंड मास्टरिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप इसके साथ करेंगे ना कि लर्निंग नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं थोड़ी बहुत लर्निंग कर रहे होते हैं, 100% लर्निंग नहीं करते। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप 100% नहीं करेंगे, आपका लॉस होगा। आपको तो फुल स्ट्रेटजी को लर्न करना है। वही कॉन्सेप्ट होता है मास्टरी, कि आपने मास्टर कर लेना एक स्ट्रेटजी को। अगर आपको एक स्ट्रेटजी बड़ी लग रही है ना, कि ये स्ट्रेटजी, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा कि प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एसएमसी, मैं आईसीटी, वीएसए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लें, सारी की सारी स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी आप लें, आपने उसको 100% सीखना है, मास्टर कर लेना। वो जब भी हम मास्टरी का नाम लेते हैं ना, तो ब्रूसली की एग्जांपल जहन में आ जाती है। ब्रूसली कहता है कि मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसको 10,000 किक्स आती है, मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने एक किक सीखी है और उसको 10,000 मरतबा प्रैक्टिस किया हुआ है। आप इस बात को आप यहाँ पे ले आए कि आप एक स्ट्रेटजी ना सीखें, आप एक स्ट्रेटजी का सिर्फ एक सेटअप सीख लें। जैसे मुझे यासिर भाई कहते हैं कि
मैं सिर्फ कैप ट्रेड करता हूँ। आप उस सेटअप को 10,000 मरतबा ट्रेड कर लें, हो सकता है कि आप उससे प्रॉफिटेबल ना हो ही नहीं सकता। 10,000 दफा ज्यादा हो गया, आप चले 200 दफा ट्रेड कर लें। 201 में दफा जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप तो उसके मास्टर हैं। आपको एक एक कैंडल बता रही होगी, कैंडल बनते वक्त बता रही होगी मैंने किस तरफ जाना है। तो पॉइंट ये है कि आपने मास्टर करना है। अच्छा, होता पता है क्या है, आप स्ट्रेटजी को मास्टर नहीं करते और आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये बहुत खतरनाक है। मतलब अगर आपको ने स्ट्रेटजी सीखी नहीं है और आपका प्रॉफिट हो गया है, तो समझें कि शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया जो आपको समझ नहीं आ रहा। आप क्रिप्टो में देख लें, जब बुल रन चल रहा था तो लोगों को बस ये पता था कि बस बिटकॉइन या जो भी कोइन है उसको बाय करें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लोगों ने घर बेच के क्रिप्टो बाय, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन काफी लोग टाइम पे एग्जिट नहीं कर सके क्योंकि सीखा ही कुछ नहीं था, लॉस हो गया। फॉरेक्स में आज एक भाई से मैं बात कर रहा था, ये मैनचेस्टर में होते हैं, बता रहे थे जी कि उनका एक जानने वाला है, उसने $80,000 का प्रॉफिट किया फॉरेक्स में और बाद में लॉस कर दिया। क्योंकि एक तो उनका अकाउंट बड़ा था, प्रॉफिट कर लिया बगैर सीखे, जो भी तुक्का बुक्का लगा, और फिर वो उसी तरह निकल भी गया। जब आप बगैर सीखे काम करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट आ भी गया तो वो सस्टेन नहीं हो सकता। आप कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं सीखेंगे। सेम इज द केस विद स्टॉक मार्केट। तो खैर एग्जांपल ज्यादा हो गई, अब मैं अगली बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी कोई स्ट्रेटजी सीखनी है, तो वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आपको तीन चीजें जरूर बताए। एक एसएल, एक टीपी, एक एंट्री पॉइंट। ये कोई भी स्ट्रेटजी आप सीखें, वो तीन चीजें बतानी चाहिए उसको। जैसे वीएसए में हम एंट्री लेते हैं कैप के सेटअप पे, तो हमें पता है ये हमारी एंट्री है, ये उसका एसएल है। एक सेटअप हमारा टीपी होता है, टीपी की दो तीन बेसिस है, एंट्री की दो तीन बेसिस है, और एसएल तो हम एक ही जगह पे रखते हैं, थोड़ा सा नीचे करके ना। तो कोई भी स्ट्रेटजी आप सीखते हैं, उसकी ये तीन चीजें होनी चाहिए, और आपने तीनों को सीखना भी है, तीनों को फॉलो भी करना है। ऐसा ना हो कि आप एसएल नहीं लगा रहे, मतलब अगर आप एसएल नहीं लगा रहे फिर आप स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं कर रहे, आप फिर कुछ और ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि एंट्री निकल जाती है और भागती हुई ट्रेन में सवार हो जाते हैं दूर जाके, और फिर वो कई दफा वापस आती है तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। आपने ये तीन चीजें सीखनी है, इनको फिर इसी तरह एग्जीक्यूट भी करना है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, फिर आप कुछ और ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड का खुलासा ये था कि आपने एक टेस्टेड स्ट्रेटजी को मास्टर करना है। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ मास्टर करने पे, सिर्फ सीखने पे नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने लिखा है कि गिव प्रॉपर टाइम फॉर लर्निंग। कि आप जैसे नए नए लोग फॉरेक्स में आते हैं ना, अब उनका दिल चाहता है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उनको पैसा आना शुरू हो जाए। नीयत तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है, इंसान बेसिकली लालची आदमी है। हमारे इंस्टिंक्ट है कि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमें प्रॉफिट हो। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचें कि किसी भी बिजनेस को सीखने में, कोई भी डिग्री करने में कितना टाइम लगता है, और हमें फॉरेक्स सीखने में कितना टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनने जाते हैं, तो एफएससी करने के बाद 4 से 5 साल आपको डॉक्टर बनने में लगते हैं। फिर हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, और फिर कहीं जाके आप पहले सीनियर डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और फिर कहीं जाके आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन पाते हैं। आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आप सीधा बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिजाइन करना शुरू कर देते हैं? नहीं। पहले आपको किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिर वो एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं एमटी प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर आप उधर जाते हैं, फिर किसी सीनियर के साथ अटैच होते हैं। फिर उसके बाद कहीं आप पे ट्रस्ट बढ़ता है, फिर आपको कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दिए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जांपल दे लें कि आप पहले वो पूरा कोर्स करते हैं, फिर वो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। पायलट देख लें, आप जितने मर्जी लाइक कोर्स करने के बाद फिर आपको फ्लाइंग आवर्स पूरे करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आप कोई काम करने के काबिल होते हैं। लेकिन जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाना है, 2 महीने में हो जाना है, और फिर हम ट्रेडिंग शुरू भी कर देते हैं रियल अकाउंट पे। हम क्या करते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर को ट्रेड करते हैं, फिर लॉस कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं ये फील्ड ही सही नहीं है ना। तो बेसिकली आपने उसको सीखा नहीं सीखा। अच्छा, ये मैंने लिखा है कि अगर आप 1 घंटा भी रोजाना सीखते हैं ना, एक अंग्रेज है उसका नाम है जॉश कॉफमैन, उससे एक टेड टॉक है। वो बता रहा था कि किसी भी फील्ड को अगर आप 20 घंटे देते हैं ना, सिर्फ 20 आवर्स, तो आप 95% लोगों से आगे निकल जाते हैं। किसी भी फील्ड को आप सिर्फ 20 आवर्स दें, तो आप 95% लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो अभी मैंने लिखा कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा देते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने में, रोजाना सीखने में, बैठ के बातें करने में नहीं, सीखने में, तो साल में 365 घंटे हैं। तो 20 घंटे के बाद, यानी 20 दिनों के बाद आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे।
और इमेजिन करें जब 365 डेज गुजर जाएंगे, यानी 365 आवर्स हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि आप 98 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो आपने तो सिर्फ 95 से आगे निकलना था, क्योंकि 5% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं और 95% जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो लर्निंग जो है ना, वो आप जब तक नहीं करेंगे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है। और लर्निंग के बाद, जैसे मैंने पायलट की एग्जांपल दी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जहाज उड़ाना शुरू कर दें या ट्रेडिंग देना शुरू कर दें। लर्निंग के बाद पहले आप प्रैक्टिस करेंगे डेमो ट्रेडिंग के ऊपर। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी जब किसी भी जो ट्रेडर की लाइफ में 5 स्टेजेस आती है ना। पहले वो ज्यादा लॉस करता है, फिर दूसरा उसका लॉस कम होकर कम लॉस की तरफ आ जाता है। तीसरी स्टेज ये होती है कि उसका ब्रेक इवन हो जाता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन नुकसान नहीं होता। चौथी स्टेज क्या होती है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और पांचवी स्टेज क्या होती है, उसे ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अब ये 5 स्टेजेस है। किसी दुनिया के बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि 5 स्टेजेस को आप विदाउट मतलब एक्चुअल वेट ना कर सकें। लेकिन ट्रेडिंग में क्या क्या, आपको डेमो अकाउंट मिलता है, आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें। ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर जो है, वो सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पीछे खड़ा होकर देख रहा है कि सर्जरी कैसे हो रही है। पायलट जो है वो किसी सीनियर पायलट के साथ बैठ के फ्लाइंग आवर्स पूरे कर रहा है, तो आप डेमो ट्रेड करें। पांचों की पांचों स्टेजेस आप डेमो पे कवर कर लें। अच्छा नहीं, अगर सबर नहीं है, 5 नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 4 तो कवर कर लेना कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेमो से आना शुरू हो जाए। अगर 5 नहीं कर सकते, कम से कम ब्रेक इवन तो डेमो पे अचीव कर लें। अगर डेमो पे ब्रेक इवन नहीं अचीव करेंगे, फिर आप लॉस करेंगे। फॉरेक्स तो ऐसा बिजनेस है, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसमें लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब तक डेमो पे प्रॉफिटेबल नहीं है, आप रियल पे जाए ना। होता यूं कि हम रियल ट्रेड करते हैं और साइकोलॉजी खराब हो जाती है, और फिर उसके बाद मसले मसाइल जो भी होते हैं। तो इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम लग गया, हम आगे चलते हैं। अच्छा, पिछली स्लाइड थी कि आपने लर्निंग करनी है, एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। अब ये स्लाइड है कि आपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली। अब उसके बाद क्या होता है कि हम वो स्ट्रैटेजी को ना एग्जीक्यूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्ट्रैटेजी को आपने 4 दिन सीखा, 1 हफ्ता सीखा, 2 हफ्ते सीखा, 1 महीना ट्रेड किया, और 1 महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेते हैं। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ भी ये होता है कि पहली स्ट्रैटेजी डंप हो गई, दूसरी स्ट्रैटेजी शुरू हो गई, फिर आपने उसको सीखा, सीखने में कुछ टाइम लगाया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, फिर आपने उसको भी डंप कर दिया, फिर आपने तीसरी स्ट्रैटेजी सीखी। इस तरह अगर आप करेंगे, दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है। एक दफा पास्ट की बात है, जब मैं अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था, तो मैं ना एफडीएमओ के इंटरव्यूज देखता था। एफडीएमओ का जो यूट्यूब चैनल है, उधर जो ट्रेडर आता था वो अपनी नई स्ट्रैटेजी बताता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक है। तो फाइनली मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि सारी स्ट्रैटेजीज ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, एक ट्रेडर वहां पे आया, उसका जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उससे पूछा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं करते हैं, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना, तो उसने ये कहा मेरा तो रिस्क टू रिवॉर्ड 0.5 से भी कम है, एंट्री है और एग्जिट है जस्ट। लेकिन उसका विन रेट बहुत अच्छा था। एक खातून वहां पे आई थी, उससे पूछा जी आप किस तरह ट्रेड करती हैं, उन्होंने बताया कि मैं पूरे दिन में बस एक ट्रेड लेती हूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करती हूँ। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। मतलब दुनिया में बेशुमार स्ट्रेटेजीज है, सारी प्रॉफिटेबल है। आपको एक स्ट्रेटेजी को आप मास्टर करना पड़ेगा, और फिर स्ट्रेटेजी आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप ट्रेड करेंगे, पहले तो आपको स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आएगी ना। आप उसको मास्टर करेंगे तो ही प्रॉफिट आना शुरू होगा। आप मास्टरी के लेवल तक जाते नहीं है, और उसके बाद जब लॉस होता है फिर स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लोग 6 6 साल 8 8 साल 10 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, तो आपका मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीरो से स्टार्ट बार बार ना करें। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ओनली वन सेटअप इज इनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल, कि पूरी स्ट्रेटेजी नहीं, एक स्ट्रेटेजी का एक सेटअप ही पता लग गया है ना, तो आप प्रॉफिटेबल हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टा पे काफी सारे शॉर्ट्स आते हैं, दिस स्ट्रेटजी विल मेक यू लीव योर जॉब, कि आप एक स्ट्रेटजी सीखें और जॉब छोड़ दें, और वाकई ऐसा है। लेकिन उस स्ट्रेटजी को आपने मास्टर करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है लॉस करने का, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि लोग समझते हैं कि ये ऐसा बिजनेस है जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और दुनिया को हैरान कर देंगे। ठीक है। और जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, तो फिर आप बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं, कभी प्रॉफिट में जाती है, कभी लॉस में जाती है। मैं कहता हूँ अगर लॉस में चलेगी तो शुक्र करें लॉस में चलेगी, आप अगली ट्रेड छोटी लेंगे। लेकिन अगर ट्रेड प्लस में चली जाए ना, तो इसका ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। एक तो जैसे ट्रेड प्लस में जाती है, इमोशंस आ जाते हैं, इंसान समझता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग आती है, मुझे ट्रेडिंग आ गई है, अब तो मसला ही कोई नहीं।
और इंसान एक ट्रेड की बेस से, मैं वो बंदे को देख रहा था, कहता जी मैंने एक ट्रेड की और बहुत बड़ी लॉट लगा दी, अकाउंट तकरीबन एक रात में 5 गुना हो गया। कहता मैंने तो प्लान कर लिया कि मैंने जहाज कौन सा लेना है, तो गाड़ी कौन सी लेनी है, तो घर कौन सा लेना है, और कहता अगले ट्रेड में सब जीरो था। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब आप करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो आप अगली दफा प्रॉपर एनालिसिस किए बगैर भी बड़ी ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सही ट्रेड भी लगाई है ना, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड सही भी लगा रहे हैं, तो मार्केट में क्या होता है कि लॉसेस होने ही होने हैं। दुनिया का कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने कभी लॉस ना किया हो। वो आपके हाथ में नहीं है। मार्केट मूव भी ऐसे करती है कि कभी आपका सेटअप भी फेल होगा और कभी नहीं फेल होगा। तो आपने अगर बड़ी बड़ी लॉट्स लगाई, रिस्क मैनेज नहीं किया प्रॉपर तरीके से, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी, तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होना ही होना है। नीचे मैंने लिखा कि बेसिकली आप रिस्क बड़ा ना लिया करें, अकाउंट पर 10%, 20%, 30% रिस्क में ना लगाया करें। आप ऐसा करें, अकाउंट बड़ा ले लें। अकाउंट बड़ा होगा, उस पे आप महीने का 5% भी अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $2 लाख का एक फंडेड अकाउंट है, आप उसका सिर्फ 5% कर लें तो $10,000 महीने के आते हैं। बजाय इसके कि आप $100 का अकाउंट लें, 1000 का लें, 10,000 का लें, उसको आप ब्लो कर दें, उससे बेहतर है कि एक बड़ा अकाउंट, उसका सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ले लें जो कि रियलिस्टिक आपका, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी, आपके इमोशंस भी ठीक रहेंगे, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, इसको एज ए बिजनेस ही ट्रीट ट्रीट करना है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में आपको पता है नॉर्मल रिटर्न रिटर्न कितना होता है। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमें बताया गया था कि अगर किसी बिजनेस का जो पे बैक है वो 5 साल में हो जाता है तो ये अच्छा बिजनेस है। 5 साल में पे बैक का मतलब है कि सिर्फ 20% पर ईयर अर्न कर, 20% पर ईयर, यानी तकरीबन 2% पर मंथ लगा लें या उससे भी कम। या हम कहते हैं कि हमने 1% पर डे करना है, हमने 10% पर डे कर लेना है, अकाउंट को डबल कर देना है महीने में। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें लॉस करवाती है। ठीक है, और मैंने एक लाइन लिखी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द फॉरेक्स रेस। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि आपने स्लो एंड स्टेडी चलना है, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर कैपिटल ही उड़ गया तो फिर तो ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी। जिन जिन लोगों का अकाउंट उड़ा हुआ है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमने रिस्क मैनेजमेंट में गलती की है, कहीं ना कहीं हमने बड़ी लॉट्स फेंकी होंगी, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट उड़ा होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हमें समझ आ जाए ना कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो किस तरह सोचते हैं, तो हम भी उस तरह सोचना शुरू कर देंगे और हमें भी लॉस नहीं होगा। वन बाय वन चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन मैंने लिखी है, मार्केट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये मैं इससे लिखी है, कभी कभी हम बिल्कुल प्रॉपर सेटअप लेते हैं लेकिन वो सेटअप फेल हो जाता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम कहते हैं हमारा सेटअप तो फेल था, इसे बहुत सही था, ये फेल कैसे होगा, इसका मतलब स्ट्रैटेजी ही ठीक नहीं है। भाई हर स्ट्रैटेजी में सेटअप फेल होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए और बड़े ट्रेडर्स को ये बात पता होती है कि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट को जो लोग चला रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एसएल इज पार्ट ऑफ द गेम, हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, हम रिस्क को मैनेज करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, व्हेन आई पुट ऑन अ ट्रेड आई थिंक समथिंग विल हैपन। अच्छा, बेसिकली जब आप ट्रेड लगाए ना, तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि इसने टीपी करना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए अब कुछ हो जाएगा, वो कुछ क्या होगा, या तो एसएल हो जाएगा या टीपी हो जाएगा। अब ये साइकोलॉजी की बात हो रही है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे, जैसे एक तो था ना बड़े प्रॉफिट से एक्सपेक्टेशन कि मैंने अकाउंट डबल ट्रिपल करना है, एक ही एक्सपेक्टेशन है उस ट्रेड से एक्सपेक्टेशन। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी कि ये प्लस जाएगी जाएगी। आपने जब बटन दबा दिया, ट्रेड में एंटर हो गए हैं, उसके बाद फिर आपके हाथ से तीर निकल चुका है। अब आप कोशिश करें कि उसको छोड़ दें। आपको बस इतना पता होना चाहिए कुछ होगा, जो भी हो आपकी सेहत पे उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उस लॉस को एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का, आपने 1% रिस्क लिया, यानी $100 का रिस्क लिया ट्रेड के ऊपर ना, तो अब वो आप समझे कि 100 ये चले गए हैं, ये आपके नहीं है। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं 100 के बदले 200 लेना ही है, 300 लेके दिखाना है, लेके छोड़ना है, तो साइकोलॉजी आपको तंग करेगी। आपने ये सोचना है कि ये 100 चले गए हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो वो तो पहले ही जा चुके थे। लेकिन अगर टीपी हो जाता है तो फिर वो आपका प्रॉफिट होगा, या फिर आपने खुश होना है। नहीं, खुश भी फिर भी नहीं होना, आपने रोबोट बन जाना है। मैं बता रहा हूँ, लॉस होगा तो परेशान नहीं होना, और जब आपको टीपी होगा तो आपने खुश नहीं होना। क्योंकि जब खुश होंगे तो इमोशंस आप पे आ सकते हैं और आप अगली बार इनकम्प्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपना लॉट साइज चेंज कर सकते हैं, तो आपने तब ज्यादा खुश में नहीं होना, आपने बिल्कुल रोबोट बन के ट्रेड करना है।
नेक्स्ट टाइम ट्रेड करनी है पूरा एनालिसिस करके, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि ट्रेडिंग में आपने प्रोबेबिलिटी सीखनी है। अब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जब आपने कोई स्ट्रेटेजी सीखी, फिर आपने उसको बैक टेस्ट भी किया। बैक टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट करना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। बैक टेस्ट करना इसलिए जरूरी है कि आपकी आई स्ट्रेन हो जाती है, ओके, कि किस किस तरह की कैंडल्स बन सकती हैं, किस किस टाइम पे कैंडल्स बन सकती हैं, किस किस जगह पे सेटअप बन सकता है। और आपकी आई जब ट्रेन हो जाएगी ना, फिर आपको नेक्स्ट टाइम उस सेटअप को देखने में मुश्किल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी है, आप ऐसा करें, आप 100 दफा 100 ट्रेड्स को बैक टेस्ट कर लें और उसको प्रॉपर लॉक करें किसी जगह पे, उसके ऊपर नोट्स बनाएं। अगर आप ऐसा कर लें 100 दफा, तो हो सकता है ऐसा क्या हो सकता है 101 दफा आपको सेटअप नजर ना आए, हो ही नहीं सकता। आपकी सेटअप को एग्जीक्यूट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम पहुंच गए कि आपको सेटअप ट्रेड करना आ गया, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है 10 में से 7 दफा प्ले होगा, 10 में से 4 दफा प्ले होगा। हर स्ट्रेटजी का डिफरेंट है, कोई 10 में से 9 दफा प्ले हो जाएगा। तो आपने ट्रेड लेते वक्त ये सोचना है प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके इमोशंस जो है ना, वो आप पे गालिब नहीं आएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डोंट प्रिडिक्ट, जस्ट रिएक्ट। कुछ भाई हैं वो प्रिडिक्ट करना शुरू होते हैं, चाहिए कैंडल तो ग्रीन बननी चाहिए ना, और वो उस प्रिडिक्शन की बेस से बनी नहीं होती, पहली ट्रेड ले लेते हैं। तो आप प्रॉपर सेटअप को बनने दें, जब वो बन जाए सिर्फ उस वक्त आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैंने लिखा है यू कैन ओनली प्ले आवर एज, ये मार्क डगलस की बुक से। ये बेसिकली जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपका सेटअप है, ये आपका एज है ना। ये आपने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है कि अगर आप इसको 100 दफा प्ले करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। हो सकता है कि आपकी एसएल भी हो, टीपी भी हो, लेकिन जब 100 ट्रेड्स आप ले लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। तो हम तो अपनी स्ट्रेटजी को ही कर सकते हैं ना, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, व्हेन आई पुट ऑन अ ट्रेड आई एक्सेप्ट द रिस्क, ये हमने पहली बात कर ली कि आपने समझना ये अमाउंट चली गई है। अच्छा, उससे अगला सवाल, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस। ये मैंने इससे लिखा था, कभी कभी ऐसा होता है कि इकट्ठे विंस होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। आपकी 5 की 5 ट्रेड्स आपने ली और सारी की सारी चल गई। अब इंसान समझता है कि इसका मतलब है कि मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब मुझसे ज्यादा ट्रेडिंग किसी को आती नहीं है ना, और फिर वो अपना ट्रेडिंग प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, उसको बाईपास कर देता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा, आपके इकट्ठे 5 लॉसेस होंगे, प्रॉपर सेटअप आपके फेल होंगे, ठीक है। तो ये लिखने का मकसद है, कभी कभी रेगुलर विन शुरू हो जाते हैं, कभी कभी लॉसेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन नेट में आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आपने लॉसेस हो विंस हो तो खुश नहीं होना, लॉसेस हो तो परेशान नहीं होना। आप बस अपना एज, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो है वो प्ले करेंगे, जो है अपना सेटअप प्ले करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मेक मनी। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, मतलब क्या क्या मार्केट किस तरफ जाएगी। आपने जो स्ट्रेटेजी सीखी, आप चुप करके उसको प्ले करें, जहां तक आपका टीपी बनता है वहां तक आप टीपी लें और निकल जाएं। बस आपने इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको 100% जानने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तो अब मुझे ज्यादा पढ़ने की आदत थी, तो मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया कि आरएसआई का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला डिराइव किस तरह होता है, किस साइंटिस्ट ने ये फार्मूला बनाया था। तो बाद में मुझे पता लगा इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए बस ये पता होना चाहिए एंट्री का है, टीपी का है और एसएल का है, एटसेट। आगे चलते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। आपने अगर प्रोसेस को, अपने सेटअप को मास्टर कर लिया, तो जो प्रॉफिट है ना, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। प्रॉफिट खुद ही आपके पीछे भागेगा। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, सेटअप को सही ट्रेड नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट भी दूर भाग जाएगा। तो आपने सिर्फ अपने सेटअप को, प्रोसेस को फॉलो करने, और आउटकम खुद ही आपके पास आ जाएगी। अच्छा, आखिरी लाइन है, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म इफ यू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ना हो। आपको बीच बीच में लग सकता है कि नहीं नहीं, ये तो लॉसेस हो गए हैं, अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100 ट्रेड्स के बाद आप देख लें, आप प्रॉफिटेबल ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अब आपने ट्रेड करना है विदाउट इमोशंस। इमोशंस नहीं आने चाहिए बीच में ना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि नहीं, इमोशन तो आते हैं, इमोशन कैसे कंट्रोल करें, तो इसका जवाब मैंने पिछले स्लाइड में दिया है ना, कि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आपने ट्रेड लगा दिया, आपको पता कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में सोचें। जब ये आपने सोचा है कि आपने जो ट्रेड लगाई है वो रिस्क आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जब रिस्क आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप इमोशंस में नहीं जाते, ठीक है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमोशंस कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं, उनका मकसद क्या होता है। बेसिकली जो हमारा फियर कभी कभी आ जाता है, हम ट्रेड नहीं लेते, या ट्रेड लेते हुए हमें डर लगता है। ये कभी कभी ऐसा होता है हमारे हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं, या हम लॉट लगाते हैं तो बहुत छोटी लगा देते हैं, और अगर लगा भी दें तो बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली हमारे माइंड का एक पर्पज है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। हमारे माइंड का एक काम है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें प्रोटेक्ट करना। जब फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ एक दफा एक गर्म चीज को लग गया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो तो खुद ही पीछे हट जाता है ना। अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग जाए फौरन पीछे हट जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मैं कल किसी को वाक्य सुना रहा था कि जब मैं छोटा था मुझे करंट लग गया। कहाँ से करंट लगा? मैं शू लगा रहा था, प्लग लगा रहा था बेसिकली बिजली का, और मेरी फिंगर भी उसके साथ टच कर रही थी, तो मुझे करंट लग गया। मैं बहुत छोटा था, तो मुझे पता लगा कि ये जो प्लग है ना, ये इसको जब लगाते हैं तो सॉकेट में, तो इससे करंट लगता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके पास ही नहीं जाता था। तो होता यूं कि जिस बंदे को ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो ना, तो माइंड कहता है कि ये पेनफुल चीज है, इससे नुकसान होता है, इससे करीब नहीं जाओ। आपका माइंड बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और ये सिर्फ उसी को रोकेगा जिसको लॉस हुआ है। जिसको प्रॉफिट हुआ है उसको माइंड नहीं रोकेगा, उससे कहेगा जाओ जाओ और बड़ी बड़ी लॉट्स लगाओ। तो बेसिकली माइंड का ये फिनोमेना है कि वो हमें पेन से दूर रखता है। तो ये बुरी बात नहीं है, माइंड अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगली लाइन पढ़ते हैं कि ट्रेड का जो रिजल्ट है ना, वो हमारे इमोशंस पे अफेक्ट करता है, जो कि नेचुरल है। ठीक है। हमने सीखना है कि ये ना करें, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया कि आपने प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में सोचना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको साइकिल बताता हूँ होता क्या है ना। ये नीचे जो मैंने लिखा है, ओवर रिस्किंग, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, वेरी लो रिस्क ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, ये आता कहाँ से है? ये मैं आपको साइकिल समझाता हूँ। ये साइकिल अगर आपको समझ आ गया तो आप पे ये सारे, आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम नहीं होने वाले। ठीक है। बेसिकली होता यूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली, आप हमें ज्यूम करते हैं वो ट्रेड प्लस में चलेगी। आप खुश हो जाएंगे, या कोई भी इंसान खुश हो जाएगा कि भाई मजा ही आ गया, मैं तो ट्रेडर बन गया हूँ, अब तो बस पैसे ही पैसे। अब वो जब ये सीखेगा ना, ये सोचेगा, वो एक और ट्रेड लेगा, एक और ट्रेड लेगा, हम अज्यूम करें सारी प्लस में जा रही हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, उसका हैप्पीनेस लेवल, एक्साइटमेंट लेवल, जिसे यूफोरिया की स्टेट कहते हैं, वो यूफोरिया की स्टेट में चला जाएगा। जब वो यूफोरिया की स्टेट में चला जाएगा तो वो एक चीज कर सकता है बेसिकली, जिसका नाम है ओवर रिस्किंग। ओवर रिस्क कर सकता है। ठीक है। आप जब ओवर रिस्क करेगा, तो अगर तो ओवर रिस्किंग में उसको नुकसान होगा तो शुक्र करे कि भाई मेरा नुकसान हो गया, मैं जल्दी समझ गया हूँ। लेकिन इमेजिन करें अगर ओवर रिस्क करके भी उसको प्रॉफिट हो गया, तो लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसको रेडी हो जाना चाहिए कि अगर मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को बाईपास किया और मुझे प्रॉफिट हो गया, तो अब ये मेरा एक बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर ओवर रिस्किंग से प्रॉफिट हुआ तो वो फ्यूचर में और ओवर रिस्क करेगा, वो ओवर ट्रेड करेगा, और अल्टीमेटली वो कब तक करता रहेगा जब तक उसका लॉस नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी इंसान को लॉस हो गया, हम इन बात करते हैं उसी शख्स को जिसको पहले प्रॉफिट हो रहा था, उसको लॉस हो गया है ना। अब वो, उसको पता है कि मुझे तो प्रॉफिट ही होता है, मैं तो इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ मार्केट से। अब वो मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेगा? रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेगा। मार्केट सेल जा रही है वो बाय करेगा, मार्केट बाय जा रही है वो सेल करेगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग में जब आप जाएंगे तो आप इतनी बड़ी मार्केट से बदला नहीं ले सकते, फिर भी आपका लॉस होगा। आप जब लॉस हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? वो अपना रिस्क बहुत कम कर देगा कि भाई आप, मैं कम रिस्क से ट्रेड करूंगा, इसमें तो लॉस होता है, ये तो इतनी लॉस करने वाली मार्केट है। फिर वो भाई लो रिस्क कर देंगे, और अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग करना ही छोड़ देंगे। गलती कहाँ से शुरू हुई? सिर्फ इस बात से शुरू हुई कि हमने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लिया, कि जब ट्रेड प्लस में गई तो हम खुश हो गए, फिर ज्यादा खुश हो गए, फिर ज्यादा खुश हो गए, फिर लॉस हो गया, फिर हम फियर में चले गए, और इतना फियर में चले गए कि ट्रेडिंग ही छोड़ दी, फिर हमने कोई और काम करना शुरू कर दिया। आज मेरे एक भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे मैं 11 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे प्लस में जाती है मैं क्लोज कर जाता हूँ, और जैसे ही वो माइनस में जाती है तो मैं होल्ड कर लेता हूँ उसको, है ना। तो ऐसा कब होता है? जब आपको फियर हो, आप फियर में ट्रेड कर रहे हो, और होप में ट्रेड कर रहे हो। आपने होप में भी ट्रेड नहीं करना कि मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट आ रही है, आप होपफुल हैं, नहीं जी वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए, बस सेटअप फेल हो गया, एग्जिट करें बस। और जब प्लस में जाती है तो फिर उसको जल्दी से क्लोज करते हैं कि कहीं वापस ना आ जाए, कहीं वापस ना आ जाए। तो बेसिकली इस स्लाइड आपने इमोशंस के बगैर ट्रेड करनी है, और क्या करना है? ये राइट साइड पे ब्रेन के नीचे लिखा है, सिर्फ अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। ट्रेडिंग प्लान फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग प्लान में अगर है 1% रिस्क ले रहा है तो सिर्फ 1%, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, रिस्क ओनली 1%।
और जो स्ट्रेटजी बता रही है वही एसएल, वही टीपी, वही एंट्री, अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करनी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा जी, हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है। बेसिकली आपने ये फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि काफी सारे लोगों को फियर है। फियर किस चीज का होता है? ये नॉर्मली 4 फियर हैं जो मार्क डगलस बताता है कि ज्यादातर लोगों को नहीं 4 फियर्स होते हैं। पहला फियर होता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, कि उन्हें लगता है पता नहीं हम गलत ट्रेड तो नहीं कर रहे, और वो ट्रेड ही नहीं करते, या उनके हाथ कांपते हैं, या वो स्मॉल रिस्क लेते हैं, या जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर करना है, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी में डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी बताएगी कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे टीपी है और कहाँ पे एसएल है। अगर आपको रॉन्ग होने का फियर है, स्ट्रेटजी आपको आती है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे बस। और दूसरा क्या करेंगे आपको मैंने पहले बता दिया, हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर्स थिंक। वो कहेंगे दिस इज ओनली आर ट्रेड। लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल होंगे, एक ट्रेड माइनस में चलेगी कोई बात नहीं, दूसरी चलेगी कोई बात नहीं, तीसरी चलेगी कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तो उससे मेरा आज 3 ट्रेड लॉस में गई, $150 का नुकसान हुआ, फिर 3 प्लस में गई, $1600 का प्रॉफिट हो गया। तो आपका क्या, आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे बस, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और आपको पता है दिस इज जस्ट आर ट्रेड, दिस इज जस्ट आर लॉस, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो पहले फियर का ये हल है। दूसरा फियर होता है फियर ऑफ लॉस, कि लॉस का डर होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसका जवाब ये है कि अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट योर रिस्क, कि भाई ये पैसे मैंने मार्केट को दे दिए, और आप इतना ही रिस्क लें जितना मार्केट को दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते थे तो फिर आप उतना बड़ा रिस्क ना लें, रिस्क छोटा कर लें और छोटा कर लें। आप 1% नहीं ले सकते, 0.5% ले लें। 0.5 नहीं ले सकते, 0.1% ले लें। 0.1 नहीं ले सकते, उससे छोटा रिस्क लें। जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, उतना रिस्क लें बस। और यानी कि बेसिकली आपने क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, और उस प्लान के मुताबिक ही आपने रिस्क लेना है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर सर के लेक्चर्स अपलोडेड है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, बस मैंने रेफरेंस दे दिया कि जो भी आपका प्लान है रिस्क मैनेजमेंट का, इसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, तीसरा फियर क्या होता है, इस फियर का हल क्या है? तीसरा फियर होता है फोमो, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरी ट्रेड ना निकल जाए, मेरी ट्रेड ना निकल जाए। और लोग गलत जगह से एंटर हो जाते हैं, मतलब कहते हैं ना, वो ट्रेन चल पड़ती है, बस निकल जाती है, वो भाग के जाके बस में चढ़ जाते हैं, और बाद में उनको नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली आप ये बात समझे कि मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोर्स किया था, तो वो गौरव बता रहा था कि मार्केट फॉर एग्जाम्पल दिन में 100 आवर प्रॉफिट देती है। आपने 100 आवर नहीं लेना, आपने सिर्फ 5 आवर टू 10 आवर लेना है। इतना आपके लिए बहुत है ना। आपने सारे के सारे पेप आपने नहीं लेने, आपने सिर्फ वो पेपर लेने जो आपकी स्ट्रेटजी बता रही है। और अगर आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड निकल गई है तो उसको जाने दें। मार्केट में सेटअप बनते रहते हैं, सारे पैसे आपने नहीं ले लेने, औरों को भी लेने दें। तो आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट को कैसे खत्म करना है? आपने हार्ड ट्रेड कैश नहीं करनी, आपने बस जो स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड है बस वो कैश करनी, और प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर एसेट, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आखिरी है फियर, फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मनी, लीविंग मनी ऑन द टेबल, इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपकी ट्रेड अब चल पड़ी है प्लस साइड में ना, आप 15 पिप के बाद बंद कर देते हैं, 5 पिप के बाद बंद कर देते हैं, जैसे प्लस में जाती है बंद कर देते हैं। तो आपको डर होता है कि मेरी मनी जो है ना फ्लोट कर रही है, मनी टेबल पे है, कहीं ये प्रॉफिट ना मेरा कहीं निकल जाए ना, तो जल्दी बंद कर देते हैं। तो बेसिकली आपका प्रॉपर टीपी नहीं होता। आपने टीपी कौन सा सेट करना है? जो आपकी स्ट्रेटजी बता रही है आपने वो टीपी लगाना है, चाहे आके एसएल हो जाए। आपके 10 एसएल हो गए कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो जो आपकी स्ट्रेटजी बता रही है ना कि यहाँ पे टीपी लगाना है, बस वहीं पे टीपी लगाएं, उल्टा सीधा ऊपर नीचे ना करें, टीपी के साथ छेड़छाड़ ना करें। एक दफा आपने एंट्री ले ली है, एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिए, लैपटॉप को बंद कर दें। वो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है मेटा ट्रेडर को अनइंस्टॉल कर दें। आगे चलते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आप, ये 4 मेन फियर्स हैं, और जब आप फियर से ट्रेड नहीं करेंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे। आप वो ट्रेड कर पाएंगे जो आपके ट्रेडिंग प्लान में, और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है बेसिकली, इससे हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस क्यों है, कुछ साइकोलॉजी की बातें इसमें आ जाएंगी। बेसिकली पहली बात, लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, मुझे भी पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है, इसमें लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारी ट्रेनिंग करनी है डेमो अकाउंट पे। 5 पेजेस होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। जब 5 पेजेस आप डेमो पे प्रॉफिटेबल हो गए हैं, उसके बाद चाहे आप रियल पे आ जाएं और $10,000 जमा करा दें, चाहे आप उसके बाद ऐसा करें कि फंडेड अकाउंट ले लें सीधा $1 लाख का, आप प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि आपने डेमो पे प्रैक्टिस कर ली है। इसलिए आप इसमें लॉस कर नहीं सकते। किसी बिजनेस में आप डेमो पे लर्निंग नहीं कर सकते, आप डेमो में कोई बिजनेस नहीं कर सकते, फिजिकल बिजनेस, आप डेमो में दुकान नहीं खोल सकते, आप डेमो में कार का बिजनेस नहीं कर सकते कोई भी।
तो बेसिकली ये इसकी बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कोई भी आप बिजनेस करते हैं ना फिजिकल, उसमें आप बहुत सारे वेरिएबल्स में डिपेंड कर रहे होते हैं। कस्टमर है, क्लाइंट है, सप्लायर है, एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें उनके साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कंट्रोल है। जब तक आप एंट्री का बटन नहीं दबाएँगे ना, एंट्री होगी नहीं। एंट्री आपके हाथ में है। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दाएँ जा रही है, बाएँ जा रही है, जब तक आप एंटर का बटन नहीं दबाएँगे, तो आपकी ट्रेड ओपन ही नहीं हो सकती। तो सारा का सारा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। मार्केट ज़ाहिर बात है ल्योर करेगी, इंड्यूस करेगी आपको कि यहाँ से एंटर हो, वहाँ से, लेकिन कंट्रोल है आपके हाथ में। तो इसलिए किसी और बिज़नेस में सारा कंट्रोल आपके पास नहीं होता, इसमें फुल कंट्रोल आपके पास। अच्छा, दूसरा इस बिज़नेस की बहुत अच्छी बात ये, जो लोग बिज़नेस करना जानते हैं, कि अच्छा बिज़नेस वो होता है जो स्केलेबल हो। तो इससे ज़्यादा स्केलेबल बिज़नेस कोई नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं, कोई पहले-पहले आपको ऑफ़िस नहीं बनाना पड़ता, कोई फिज़िकल हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, और सारे का सारा नॉलेज है इसका, लर्निंग का नॉलेज वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और आप इसको अपने बेडरूम में बैठ के कर सकते हैं। वो एक जापानीज़ ट्रेडर की आजकल एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो बेडरूम में बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। तो इतना आसान बिज़नेस है ये। अच्छा, अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ आ जाते हैं, कि इन सारी बातों का खुलासा क्या है और आपने करना क्या है बेसिकली। तो बेसिकली 3 स्टेप हैं जो आपने करने हैं। हमने बात की थी कि बेसिकली ट्रायंगल मैंने दिखाई थी कि स्ट्रैटेजी का रोल 10% है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मास्टर आर स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ेंगे उसके आप मास्टर बन जाएँ। उसको आपने टाइम देना है, एफर्ट करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, अपनी ट्रेड्स को लिखना है। आप अगर 100 ट्रेड्स को लिख लेते हैं नोट्स के साथ, तो यकीन करें कि आप ट्रेडर बन जाएँगे, सिर्फ़ 100 ट्रेड्स में। दिन के आप 2 सेटअप भी लेते हैं ना, या दिन के 2 से 3 सेटअप लेते हैं, तो 2 महीने में आपके 100 सेटअप हो जाते हैं। 2 महीने में नहीं होंगे, 3 महीने में हो जाएँगे। मतलब कहाँ आपको डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ाई करनी पड़ रही है, कहाँ सिर्फ़ 3 महीने जर्नलिंग करके, 3 महीने जर्नलिंग करके आप ट्रेडर बन जाएँगे, ठीक है? अब आपने जब स्ट्रैटेजी सीख ली, तो 10% काम आपने कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने कर सीखना रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को सीखना तो बहुत ही आसान है। तो मैंने इसका सिर्फ़ खुलासा लिखा है कि सिर्फ़ 1 से 2% ऑफ द एक्चुअल अकाउंट, रियल अकाउंट आपने लेना है। अगर वो फंडेड है उसकी बात नहीं हो रही। ये फंडेड में आप अपने रिस्क को कितना कर सकते हैं, 0.1 कर लें, 0.2 कर लें, 0.3 कर लें, 0.4, मैक्सिमम 0.5। बल्कि न्यू ट्रेडर तो ऐसा करें 0.25 तक रखें, 0.5 भी ना करें, ठीक है? तो रिस्क मैनेज आपने करना है। रिस्क मैनेज करने का फ़ायदा होगा, आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा। अकाउंट नहीं उड़ेगा तो आप प्रॉफ़िट कर पाएँगे। और तीसरा स्टेप है साइकोलॉजी, एग्ज़ीक्यूशन विदाउट इमोशंस। इसमें मैंने बस इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं। एक, आपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में सोचना है कि ट्रेडिंग, अब आपने एंट्री दबा दी, कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? ये एसएल होगा, ये टीपी होगा। अगर एसएल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टीपी हो जाएगा। फिर एसएल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टीपी हो जाएगा। अगर टीपी हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। किस तरह से ट्रेड करना है। बेसिकली आपने करना ये है, खुलासा ये है कि अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। अब ट्रेडिंग प्लान का जब मैं नाम लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपने बहुत लंबा-चौड़ा एक फिज़िबिलिटी स्टडी बनानी है। उसमें से आपने 4 लाइनें लिखनी है। एक आप लिखते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें लिख लें कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा एंट्री स्टाइल है, मैंने इतना रिस्क लेना है, और विदाउट मैंने इमोशंस के ट्रेड करना है। 1 पेज का भी नहीं बनता, हाफ पेज का 4 लाइनें लिख लें, लिखा हुआ होना चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है? आप इन बातों पे अमल करें, हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल ना हो। आप दुनिया का कोई मसला साइकोलॉजी का लेके आ देंगे ना, उसका सॉल्यूशन इस स्लाइड पर लिखा हुआ है। कोई भी साइकोलॉजी का मसला है, ओवर ट्रेडिंग है, आप इसको फॉलो करें, आपका मसला हल हो जाएगा। आपको फ़ियर है, ट्रेड करते हुए हाथ काँपते हैं, आप इसको फॉलो करें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ 3 काम करने हैं, स्ट्रैटेजी सीखनी है, रिस्क मैनेज करना है, और इमोशंस के विदाउट ट्रेड कर लेना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आप एक बन जाएँगे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और बेसिकली ना, एक साइकोलॉजी में चीज़ होती है, उसे कहते हैं अफ़र्मेशंस। आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में डिटेल बात नहीं कर रहा, लेकिन अब किसी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि सेशन पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये हमारी प्रेज़ेंटेशन खत्म हो गई है। अगर किसी भाई ने कोई सवाल पूछना है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच नैयर भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने इतनी एफर्ट की और इतना टाइम निकाला, बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी कश्तियाँ वश्तियाँ जला दूँ, कश्तियाँ अब हैं नहीं तो
जला नहीं सकता। ठीक हो गया। किश्तियां तो हैं। किसी भाई के क्वेश्चन वगैरह हैं तो काइंडली हैंड रेज कर लें, तो वन बाय वन उनको एड्रेस कर लेते हैं। थैंक यू नैयर भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सान भाई। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव। अल्लाह ताला थैंक यू। हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अगला, सही बात है। अगली दुआ ये है। ठीक हो गया जी। किसी ने का सर सवाल है, कोई कोई हैंड रेस हुआ है? जी जी, मैं हैंड भी रेज हो गया, अनम्यूट कर मैंने सकता हूँ? अनम्यूट किया है। आपने कर फैजियाब, दिया? फैजियाब भाई ठीक हैं। है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक ही क्वेश्चन है। तो जिस तरह आपने कहा कि 5 फेजेस होती है ना, तो जी आप जी। डेमो पर प्रॉफिटेबल बन जाए तो लाइव में मीन ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे।